नमस्ते दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक अजीब सिमिलरिटी के बारे में। वो है हिटलर और चार्ली के बीच में। आप यहाँ पे दो फोटो देख पा रहे हैं। एक फेमस फैसिस्ट लीडर एडल्फ हिटलर के हैं, फेमस कहिए या इल फेमस कहिए, और एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर एंड एक्टर चार्ली चैपलिन, जिनको हम वर्ल्ड्स बेस्ट कॉमेडियन मानते हैं। मैं भी जब छोटी थी तो रास्ते में फ़ोटो बिकता था तो ज़्यादातर जगह पे मैंने चार्ली चैपलिन के फ़ोटो ही देखती थी। तो ही इज़ दैट मच फेमस। लोग उनको आइकॉन की तरह मानते थे और अपने दीवार पे रखते हैं, और उनका जो लिगेसी है वो आज तक चल रहा है। हमारे जो एक्टर है, फेमस एक्टर राज कपूर, वो उनको बहुत फॉलो करते थे। उनका एक फेमस कैरेक्टर है ट्रम्प। वो ट्रम्प जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था। आज भी वो काइंड ऑफ ए आइकॉनिक फिगर है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि हिटलर और चार्ली में काफ़ी सारे सिमिलरिटी है। नॉर्मली अगर आप एज ए लेमैन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो सिमिलरिटी लगेगा वो है दोनों के मूंछ। मोरलेस देखिए सेम साइज के है ना। तो ये मूंछ जो है, और ये बहुत ही अजीब सा एक मूंछ है। नॉर्मली लोग ऐसे मूंछ तो नहीं रखते हैं, तो दोनों के ही ये मूंछ बहुत फेमस है। लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों में बहुत सारी बातें कॉमन है। क्या क्या चीज़ें कॉमन है वो चलिए जानते हैं। पहला तो है इन दोनों का चाइल्डहुड। जो ईयर ऑफ बर्थ है और प्लेस ऑफ बर्थ है दोनों का सेम है। 1889 में दोनों ही जन्म लिए थे। चार्ली चैपलिन जन्म लिए थे 16 अप्रैल को, और एडल्फ हिटलर जन्म लिए थे उससे 4 दिन बाद 20 अप्रैल को। दोनों ही यूरोप में जन्म लिए थे। यूरोप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्लेस तो खैर थोड़ा दूर था, लेकिन यूरोप में एक सेम काइंड ऑफ नेशनलिज्म, सेम काइंड ऑफ मेंटालिटी उस समय हम देख पाते हैं। जैसे लिबरलिज्म था, लिबरलिज्म के बाद धीरे धीरे कम्युनिज्म भी आ रहा था। तो एक यूरोपियन लैंडस्केप का जो इफ़ेक्ट है वो इन दोनों के ऊपर ही था। जो जन्म स्थान है हिटलर का वो है ऑस्ट्रिया, और चार्ली चैपलिन का है लंदन। लेकिन दोनों ही ऑस्ट्रिया और लंदन में सीमित नहीं थे। आप देख पाएंगे कि इनका जो काम था, लंदन में चार्ली चैपलिन पैदा हुए, लेकिन उसके बाद ये बहुत सारे जगह घूमे। इंग्लैंड में भी गए, और इंग्लैंड में तो थे ही, और उसके बाद वो यूएसए में भी गए, और अल्टीमेटली वो एक्साइल में स्विट्ज़रलैंड में आ गए थे। नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब एरिया में वो आ गए थे, क्योंकि एक मूवी के बाद चार्ली चैपलिन को ये कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाइए, तो वो स्विट्ज़रलैंड में चले गए थे। और हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा होते हैं, लेकिन वो वियना में जाते हैं अपना ड्राइंग क्लास वगैरह करने, और उसके बाद वो जर्मनी में है अपना डिक्टेटरशिप जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। तो दोनों का जो एरिया है, आप देखिए ये जो जियोग्राफिक एरिया है, ये एरिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे इंडिया में तो एक छोटा शहर जैसा दूरी पे है। तो इसलिए मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि दोनों के मेंटालिटी लगभग सेम थे। अब चाइल्डहुड के बाकी सारे जो प्रॉब्लम है उसमें आते हैं। मतलब देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका माइंड बोला जाता है कि एक खाली स्लेट की तरह है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, या फिर काली पन्ने की तरह है, पेज की तरह है, जहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं गया है। वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो उनके जो परिवार है, उनके तरफ लोगों के परिवार के लोगों का जो बिहेवियर है, बाहर के लोगों का जो बिहेवियर है, उनका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ये सब चीज़ें उनके पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत मदद करता है।
तो आप दोनों के चाइल्डहुड में देखिए, चार चीज़ें कॉमन था। दोनों ही चाइल्डहुड में बहुत अकेला था, लोनली था। दोनों ही फैमिली से डिटैच था। ऐसा नहीं कि वो फैमिली में नहीं थे, लेकिन फैमिली को पसंद नहीं करते थे। और दोनों के साथ ही हम देखते हैं फादर सन कन्फ्लिक्ट था, मतलब पिताजी के साथ इन दोनों बच्चे का अच्छा रिलेशन नहीं होता था। हिटलर भी हमेशा अपने पापा से नफरत करता था, झगड़ा करता था। और चैपलिन का तो स्टोरी कुछ और ही था। और दोनों आर्ट्स के करीब थे। चैपलिन ने तो आर्ट्स को ही अपना प्रोफेशन मान लिया था, लेकिन हिटलर भी जब छोटे थे तो वो सिंगिंग में, और बाद में जब बड़े भी हुए तो वो पेंटिंग को अपना करियर चुनना चाहते थे। वो युद्ध या टेक्निकल एजुकेशन ये सब नहीं पसंद करते थे। इवन सिंगिंग भी करते थे। और चार्ली चैपलिन भी अपना लाइफ जो है वो डांसिंग से शुरू किया। बाद में वो डांसिंग में उतना मज़ा नहीं पाए, और कॉमेडियन बहुत अच्छे थे तो वो एक्टिंग में चले गए। और दोनों का ही आप देखिए जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड था, क्योंकि हिटलर बहुत सारे भाई बहन थे और उनके मम्मी ने दूसरा शादी किया था, जो शादी हिटलर को बिल्कुल नापसंद था। उनके पापा उनको बहुत मारते थे और उनके कोई भी बातों को सुना नहीं जाता था, इसलिए वो अपने पापा को और उस पापा से जो भी बच्चे नए आए हैं उनको पसंद नहीं करते थे। उनका जो छोटी बहन है, उनका एक स्टेटमेंट था कि हिटलर जब छोटा था तो बहन जब पैदा हुआ था तो वो बहन को थप्पड़ पे थप्पड़ मारते थे। तो और उनके फादर उनके ओपिनियन को कभी अहमियत नहीं देते थे, हमेशा दबा के रखते थे, बहुत मारते थे। और उन्होंने जब पेंटिंग को अपना प्रोफेशन चुनना चाहा, लेकिन ज़बरदस्ती उसके पापा उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डाल दिए। तो उन्होंने पापा को कहा कि हमको पढ़ना नहीं है, तो उसको बहुत मारा पीटा गया था। तो इसलिए वो बहुत ख़राब पढ़ाई में रिज़ल्ट किए थे। और वो लिखते हैं अपने मेन कैंप में, जो अपना ऑटोबायोग्राफी है, कि मैं इसलिए ख़राब रिज़ल्ट किया था ताकि मेरा मार्कशीट देख के मेरे पापा मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकाल के ले आए। और वो जब वियना में गए अपना ड्राइंग का जो एस्पिरेशन है उसको फुलफ़िल करने, पेंटिंग का जो एस्पिरेशन है, तो उनको कोई भी सपोर्ट घर से नहीं मिला। उनके मम्मी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था फाइनेंशियल, लेकिन बहुत कम था। और तो उनको बहुत मतलब काइंड ऑफ एक डिससेटिस्फेक्शन था सिंस चाइल्डहुड, मतलब उनके फैमिली में भी वो सपोर्ट नहीं मिला, मेंटल सपोर्ट नहीं मिला। और उनके करियर ग्राफ भी पहले दिनों में एकदम ही ख़राब था। जो जो काम उनको पसंद आता था उनमें उसको सक्सेस नहीं मिलता था। ना स्कूल में वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पॉपुलर स्टूडेंट था, या फिर ना तो वो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो अपना जो नाम है वो कर सके। वो बहुत मैं इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जो हिटलर का हम इमेज देखते हैं, इनका चाइल्डहुड जो है उसके लिए बहुत बड़ा हम उसको एक रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। क्योंकि हिटलर अगर बचपन से ही एक अच्छा वेदर या अच्छा एक सराउंडिंग में बड़ा होता, तो शायद उनका ये जो कैरेक्टर है डिक्टेटरशिप का या फिर एंटी ह्यूमन, वो शायद नहीं होता। उधर हम देखते हैं चार्ली चैपलिन का कैसे लोनली चाइल्डहुड था। चार्ली चैपलिन के मादर जो थे वो बहुत ही गरीब थे, क्योंकि उनके फादर उनको छोड़ के चले गए थे। और उनके मादर को मेंटल असाइलम में डालना पड़ा, क्योंकि मानसिक वो रोगी हो गए थे, क्योंकि उनको सिफिलिस था और मेल न्यूट्रिशन था। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और मेल न्यूट्रिशन भी था क्योंकि वो खाना नहीं उनको मिलता था। और चार्ली चैपलिन का चाइल्डहुड बहुत ही ख़राब था। उनको 2 बार ऑर्फनेज टाइप का एक पॉपर मतलब होता है शिक्षा व्यवस्था, मतलब इंग्लैंड में क्या होता था, जो गरीब लोग के बच्चे होते थे, ऑर्फन नहीं है, मतलब माता पिता है, कोई माता है कोई पिता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनको एक स्पेशल स्कूल में डाला जाता है।
तो चार्ली चैपलिन को उस स्कूल में बार बार डाला जाता था क्योंकि उसके मम्मी के पास उसको पढ़ाने के लिए ना तो खाना देने के लिए पैसा था। और अल्टीमेटली उनके मम्मी जब मर गए तो उनको उनके फादर के पास भेजा गया। उनके फादर भी बहुत ही ड्रिंक करते थे और बिल्कुल कमाते बहुत कम थे, और बिल्कुल चार्ली चैपलिन को पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए जैसे हिटलर के साथ अपने पापा का कभी अच्छा संबंध नहीं रहा, ऐसे चार्ली चैपलिन के साथ भी अपना पापा का अच्छा संबंध कभी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही देखा है कि उसके पापा वो ड्रिंक कर रहे हैं, पैसा पूरा खर्चा कर दे रहे हैं, और अल्टीमेटली वो लीवर सिरोसिस में मर जाते हैं। मतलब लीवर में घाव हो जाता है, फिर वो मर जाते हैं। सॉरी, घाव नहीं, सिरोसिस का मतलब लीवर में लीवर खराब होना शुरू कर देता है। घाव मतलब अल्सरेशन होता है, वो सिरोसिस में मरे थे। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलिए या चाइल्डहुड के जो पेनफुल डेज थे, ये दोनों बच्चे को अलग अलग शिक्षा दिया। हिटलर एक बहुत बड़ा डिक्टेटर बन गए, और चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन बन गए। मतलब हिटलर लोगों को मार के पीट के लोगों से अपना समर्थन लेता था, और चार्ली चैपलिन के जो फॉलोअर थे वो उनके मेंटली उनके सपोर्टिव हो गए। मतलब बाय नॉट फोर्स बट बाय कंसेंट। ठीक है, अब देखते हैं उनके जो ट्रांजिशन है, मतलब वो बचपन के एक बहुत आम बच्चे से कैसे वो दुनिया के सबसे बड़ा एक पर्सन बन रहा है। उसमें अब देखिए वर्ल्ड वॉर 1 का बहुत इम्पोर्टेंस है। चार्ली चैपलिन का ये जो मूंछ है, ये देखिए, ये उस समय मूंछ नहीं है, ये 2014 में अपना मूंछ रखना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने एक यूनाइटेड आर्टिस्ट उन्होंने पहले क्या किया, 1914 में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने जा रहा था, उस समय उनके फादर के एक डांसिंग कंपनी था। तो मतलब फादर उसमें डांस करते थे, तो उसी में चार्ली चैपलिन भी डांस करता था। बहुत बचपन से ही वो अभिनय जगत में आ गया था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक प्ले में वो कॉमेडियन की तरह एक्टिंग करना शुरू किया था। तो उन्होंने कैरेक्टर को सोचा, वो कैरेक्टर का है द ट्रम्प, जो बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो चार्ली चैपलिन लिखते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उसका पूरा एक मतलब एक कैरेक्टर पूरा बनाया था। जैसे मानिए शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर या ब्योमकेश बक्सी का कैरेक्टर है, तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। मतलब एक फिक्शनल मतलब होता है कि नॉट रियल, ठीक है। तो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर को चार्ली चैपलिन ने पूरा स्केच किया था। तो स्केच में उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही ढोला ऐसे बहुत ही बड़ा सा एक पैंट पहनते हैं, एक कोट पहनते हैं, और उसके साथ वो अपना मूछे रखते हैं। जो मूछे वो पहले वो नहीं रखते थे, वो ट्रम्प जो कैरेक्टर है उसके लिए वो मूछ रखना शुरू किए। और उस मूछ रखने के बाद क्या होता है कि लोग वो पूरा कैरेक्टर को ही पसंद करना शुरू करते हैं, और वो ट्रम्प इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है कि उसके बाद 1919 में वो यूनाइटेड आर्टिस्ट नाम के एक फॉर्म एस्टेब्लिश करते हैं और खुद मूवी बनाना शुरू करते हैं। द किड उनका पहला मूवी है जो बहुत फेमस हुआ था, और धीरे धीरे यूनाइटेड आर्टिस्ट के थ्रू वो अपना पूरा जो मूवी के जो राइट्स है वो खुद लेने शुरू किए, खुद बनाने शुरू किए। जैसे शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट शाहरुख खान ने बहुत बाद एक्टिंग करियर के बाद शुरू किया, ताकि वो खुद अपना मूवी का राइट या मूवी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बॉक्स ऑफिस जो प्रॉफिट हो रहा है वो ले सके। तो ऐसे ही चार्ली चैपलिन ने यूनाइटेड आर्टिस्ट एस्टेब्लिश किया। और साल भी देखिए कब एस्टेब्लिश कर रहा है, 1919। और इसी साल में ये देखिए, ये हिटलर का पहले का मूंछ था। जो अभी की जो मूंछ है जो हम लोग देखते हैं, वो जो नेचुरल उनके मूंछ है वो नहीं है, वो दूसरे टाइप का मूंछ रखते थे। लेकिन 1919 जब हो रहा था
तो वो वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किए थे एज ए सोल्जर। और वो जब वापस आए तो उनको लगा कि अब हमको एक पार्ट मतलब एक स्टेज में उनका गया। पहले वो जब वापस आए तो वो एक दूसरे पार्टी के मेंबर थे और उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच देना शुरू किया, और स्पीच देने की वजह से उनका फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अल्टीमेटली उनको एक आदमी ने सजेशन दिया कि तुम अपना एक इमेज बनाओ, मतलब तुम्हारा अभी जो दूसरा पार्टी में तुम काम कर रहे हो वो सब छोड़ो, तुम एक नया पार्टी बनाओ। तुम्हारा जो मेन मकसद है, क्योंकि उनका जो दूसरा पार्टी था, जो पहला पार्टी में उसने ज्वाइन किया था, उस पार्टी के साथ उनका जो आइडियोलॉजी है एक डिक्टेटरशिप का या फैसिस्ट आइडियोलॉजी है, वो मैच नहीं कर रहा था। तो उनको सजेशन ये दिया गया कि जैसे लेनिन अपना फ़ोटो सब जगह पे प्रचार करते हैं, आप देखेंगे कि लेनिन का फ़ोटो जो है बहुत फेमस है रशियन कम्युनिज्म को फैलाने में, पूरे देश भर में, विश्व भर में लेनिन के फ़ोटो का बहुत अहमियत है। लेनिन के फ़ोटो के साथ एक कम्युनिस्ट लोगो आता है, ये सब। तो ऐसे ही उनको सलाह दिया गया कि तुम जो अपना जो इमेज है उसको बनाओ, तुम और तुम्हारे एक नया पार्टी, और पार्टी का एक फ्लैग या लोगो आप कह सकते हैं, वो बनाओ। तो 1919 में जैसे चैपलिन अपना ट्रम्प कैरेक्टर बना रहा है, एक अलग कैरेक्टर, और उसके लिए मूंछ ले रहा है, ऐसे ही 1919 में हिटलर क्या करता है, नाजी पार्टी एस्टेब्लिश करता है, और वही सेम मूछ जो 1914 में 40 अप्रैल में लिया था वो लिया था। मतलब आप देखिए कि दोनों का जो पसंद है वो भी कितना मिलता जुलता है। दोनों को ही लगा वो ऐसा मूछ अगर हम अपने फेस में लगाएंगे तो वो एक अलग एक पर्सनैलिटी दिखेगा। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोगों के पास ऐसे मूछे हैं, लेकिन मैं अगर लड़का होता और मुझे अगर कोई बोलता कि कैसा मूछ तुम्हें चाहिए, तो मैं ज़रूर वैसा मूछ तो नहीं चुनती टू प्रोजेक्ट मी एज ए वर्ल्ड लीडर। लेकिन इन दोनों ने ही वैसा ही मूछ चुना। खैर, और जो सबसे मेन बात है वो है, जो मैं आपको कह रही थी कि इन दोनों का जो चाइल्डहुड है वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि उन दोनों का ही पर्सनालिटी में 3 P का बहुत अहमियत रहा। मतलब आप देखिए हर पर्सन का एक ज़िंदगी का मकसद होता है कि हमको क्या चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हिटलर का मकसद था ज्यूस को मारना? नहीं था, मुझे तो नहीं लगता है। हिटलर का जो मेन मकसद था वो एक प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता है। मतलब वो एक ऐसा आदमी बनना चाहता है जिसकी बात सब लोग सुनेगा। क्योंकि हिटलर एक्चुअल आप अगर देखेंगे तो वो ऐसा आदमी था कि बचपन से उसकी बात कोई नहीं सुना, ना उनके घर वालों ने सुना, ना उनके गर्लफ्रेंड ने सुना, ना उनके फ्रेंड ने सुना, कोई नहीं सुना। कोई भी उसके इवन जो सेना में भी वो काम करते थे वो भी सेना में वो कमांडर नहीं थे, नीचे के रैंक में थे, तो कोई भी उनके बात सुन नहीं रहा था। तो वो क्या किया कि जब वो उनको मतलब उनका जो राइज होता है उसमें हम देखते कि वो अपने को एज ए प्रोटैगनिस्ट, मतलब डिक्टेटर आप बोल सकते हैं अलग तरीके से, वो अपना बना रहे। और चार्ली चैपलिन का भी सेम था। चार्ली चैपलिन का अगर आप मूवीज़ देखेंगे तो ज़्यादातर मूवी में सिर्फ चार्ली चैपलिन अकेला एक्टिंग कर रहा है, और कुछ मूवीज़ में है सपोर्टिव एक्टर एक्ट्रेस, लेकिन वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं पा रहे। मतलब मेल प्रोटैगनिस्ट जो है, या फिर आप बोलिए जो एक मूवी का जो सेंट्रल पार्ट है जिसकी बात सब सुन रहे हैं या जिसका इमेज लोगों के ऊपर मतलब इम्पैक्टेड हो रहा है, वो कैरेक्टर चार्ली चैपलिन बना था। जैसे इंडिया में आप देखिए रजनीकांत है जो जिसको थलाइवा कहा जाता है, कि उनका एक काइंड ऑफ इमेज है। आप जो भी मूवीज़ देखते हैं रजनीकांत के, तो मूवीज़ के लिए लोग कितना जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चेन्नई का एक सिनेमा हॉल में मैंने देखा था कि जब लोग जा रहे हैं तो उनको ही वो थलाइवा या गुरु ऐसे बोल के उनको ही माला पहना रहे। तो ऐसे ही जो हिटलर के जो पार्टी थे, नाजी पार्टी, उसमें सब कुछ हिटलर था। ऐसे ही चार्ली चैपलिन का जो मूवीज़ होता था या शो होता था उसमें चार्ली चैपलिन इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट। और दोनों को ही पावर और पॉपुलैरिटी, इन दोनों का बहुत चाहत था।
पावर कितना चाहत था हिटलर को, वो तो आप जानते ही है कि वो एक डिक्टेटर बन गए थे और उनको किसी को भी अपना पावर का शेयरिंग नहीं देना था। नाजी पार्टी में बहुत लोग थे और वो बहुत लोगों से काम कराते थे, लेकिन वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम चलाते थे और वो चाहते थे कि वो जो बोले उसी हिसाब से पूरा स्टेट चलेगा। सिर्फ पूरा स्टेट ही नहीं, वो अपने रिलेटिव, अपने गर्लफ्रेंड, अपने वाइफ, सबको ही अपने ही धुन में नचाना चाहते थे, अपने ही बातों में काम कराना चाहते थे। तो पावर जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर था। और दूसरा है पॉपुलैरिटी। आप बोलेंगे कि हिटलर आज के डेट में उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर आप उस समय का जर्मनी का देखें हाल, तो जर्मनी में हिटलर एक काइंड ऑफ नेपोलियन की तरह एक काइंड ऑफ सेवियर था। और जर्मनी के लोग जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद बहुत ज़्यादा मॉरली डाउन हो गए थे, वो लोग उनको पूरा भगवान की तरह मानते थे, उनके लिए जान भी दे सकते थे और उनके वो फॉलोअर बन गए थे, जिसको आप कैरिस्मेटिक लीडर बोल सकते थे। एडल्फ हिटलर वो बन गया था। और सबसे मज़ेदार बात कि जब वो ऐसे काम कर रहे थे, मतलब डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो सबसे बड़ा दो जो पावर है ब्रिटेन और अमेरिका, वो हिटलर को काम बंद करने के लिए नहीं बोल रहे थे, या उनको एक तरह से आप बोल सकते हैं बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हिटलर जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, उसको करने दो। एक मतलब एक टाइम तक हिटलर को रोकने के लिए कुछ भी इन लोगों ने नहीं किया, ताकि हिटलर इसीलिए इतना बढ़ा नहीं तो फिर वो चाहते तो आराम से हिटलर को, जब शुरुआत की दौर था, वो हिटलर को दमन कर सकते, लेकिन नहीं किया। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के मामले में अगर हम सेम टाइम पे देखें, मतलब जब चार्ली चैपलिन और हिटलर दोनों ही सेम एज के हैं, मानिए 1919 से लेके 1944 तक, ये जो पीरियड है, इसमें पॉपुलैरिटी में हिटलर और चार्ली चैपलिन कोई भी कम नहीं था। दोनों के पास ही, दोनों ही प्रोटैगनिस्ट थे, दोनों ही पावरफुल थे और दोनों ही पॉपुलैरिटी में बहुत आगे थे, जो कंटेम्प्रेरी है उनके समय में। मतलब आज के भी डेट में अगर हम बोले कि कोई एक ग्रेट अप राजा बना है, ग्रेट मतलब महान नहीं, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो हिटलर का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि हिटलर, नेपोलियन या अलेक्जेंडर, ये सब जो है, ये लोग वर्ल्ड के एक बहुत पॉपुलर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत पावरफुल लीडर माना जाता है। और दूसरी तरफ आप चैपलिन को देखिए, चैपलिन भी पॉपुलैरिटी के मामले में बहुत मतलब पावरफुल थे, क्योंकि उस समय के चैपलिन के जो कंटेम्प्रेरी हीरो हीरोइंस है, कोई भी मतलब आर्ट्स के क्षेत्र में या फिल्म्स में आप कोई भी देख लीजिए, चार्ली चैपलिन का कोई भी सपोर्टर या बोल सकते हैं कि जो उसको मतलब एक काइंड ऑफ कंपिटिटर बोल सकते हैं, वो नहीं था। चार्ली चैपलिन बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन वो इतना फेमस कैसे बने? कुछ लोगों का ये ओपिनियन था कि कम्युनिस्ट सिंपैथी चार्ली चैपलिन के काम में देखा जाता था, क्योंकि चार्ली चैपलिन हमेशा अपने मूवीज़ में ऐसे लोगों को दिखाते थे जो लोग बहुत ही गरीब है और बहुत ही इकोनॉमिक हार्डशिप में चल रहा है, और काइंड ऑफ वो मॉडर्नाइजेशन को और मेकानिज़्म को हमेशा बहुत ही मतलब एक काइंड ऑफ मौकड़ी करते थे, उनका मजाक बनाते थे। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो उनको लेके हुआ वो है द ग्रेट डिक्टेटर मूवी को लेके, क्योंकि द ग्रेट डिक्टेटर मूवी में क्या हुआ था कि उन्होंने एक ये पॉलिटिकल सटायर बनाया था और चार्ली चैपलिन ने हिटलर का मजाक बनाया था। तो उस समय जैसे मैंने आपको कहा कि लोग जो है वो हिटलर को नापसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि पूजा कर रहे थे काइंड ऑफ। और इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो बड़े पावर है जिसको आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ कंट्रोलर ऑफ होल यूनिवर्स था उस समय, वो लोग हिटलर को बिल्कुल मतलब गुस्सा दिलाने के सपोर्टिव नहीं थे।
तो इसीलिए क्या हुआ कि ग्रेट डिक्टेटर बनाने के बाद चार्ली चैपलिन के बारे में ये कहा गया कि ये कम्युनिस्ट सिंपैथी दिखा रहा है, और उसके जो पॉपुलैरिटी था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि उस समय क्या था कि लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी इसके सपोर्टिव हो गए थे, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब देश जो है ये चाह रहे थे कि पूरे वर्ल्ड में उनके कॉलोनीज में डेमोक्रेसी धीरे धीरे इस्टेब्लिश्ड हो, कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश्ड हो, और कम्युनिज्म बिल्कुल ना हो। लेकिन रशिया वगैरह जो है, जो भी कम्युनिस्ट कंट्री थे, वो चार्ली चैपलिन को बहुत सपोर्ट करते थे और उनके मूवीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया जाता था। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं भी जब छोटी थी तो वेस्ट बंगाल में सीपीएम का रूल था, तो उस समय मैंने देखा कि रास्ते में हमेशा चार्ली चैपलिन का फ़ोटो बिक रहा है, और दुकानों में काफ़ी सारे जगह पे दीवारों में चार्ली चैपलिन का फ़ोटो है। सभी मेरे घर पे या कोई भी जगह पे चार्ली चैपलिन को बहुत एक फेमस मानते थे। मैं छोटे उम्र में तो यही सोचती थी कि चार्ली चैपलिन एक बहुत ही बड़ा कोई पर्सन है। तो चार्ली चैपलिन को हमेशा कम्युनिस्ट रेजिम में बहुत ही फेमस किया, पॉपुलर किया गया, पब्लिसाइज किया गया। तो इसीलिए जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ है जैसे इंग्लैंड और अमेरिका, वो बिल्कुल चार्ली चैपलिन को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए क्या हुआ कि इंग्लैंड में वो जन्म लिए थे, फिर अमेरिका में उन्होंने बहुत बड़ा अपना कंपनी खोला था, मूवीज़ बनाना शुरू किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको इंग्लैंड तो छोड़ना ही पड़ा था, अमेरिका भी छोड़ना पड़ा, और वो स्विट्ज़रलैंड में जाके एक्साइल में रहना शुरू किए। लास्ट में उनको वापस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनको वापस मतलब वो मूवीज़ अपना बना रहे थे, और लास्ट में जब वो लास्ट तक उनको उनका ऑनर भी मिलना शुरू हुआ था, और इंग्लैंड और अमेरिका समझ गए थे कि चार्ली चैपलिन खराब इंसान नहीं है, अच्छा इंसान है, तो उनको काफ़ी सारे ऑनर भी मिला। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ही समय में 1940 के आजू बाजू में हिटलर और चैपलिन दोनों ही कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, और दोनों का ही कारण एक सिंपल वर्ड है, वो है डिक्टेटरशिप। मतलब ये बनाते हैं द ग्रेट डिक्टेटरशिप को मजाक बना के, और ये खुद डिक्टेटरशिप कर रहा है। और ज्यूस हॉलोकास्ट के वजह से ये दोनों ही हिटलर चैपलिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे कि ये ज्यूस है या फिर ये जर्मन नहीं है, और ये लोगों को बिगाड़ रहा है। और ऑब्वियसली चैपलिन तो हिटलर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ग्रेट डिक्टेटर बना के हिटलर का मजाक बनाया था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि इतिहास का ये दोनों जो चरित्र है, ये जो दोनों कैरेक्टर है, ये बहुत ही अजीब तरीके से दोनों से मिलता जुलता है। आई होप आप लोगों को ये स्पीच अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जब पहली बार इन दोनों के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ऐसे और क्रेज़ी फैक्ट्स मैं बाद में भी आप लोगों को बताती रहूँगी। नमस्ते।